टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया था, ठीक है। मैं आपको कह रहा था कि आज अपन पढ़ेंगे मेंडल के डेविएशन। क्या पढ़ेंगे? मेंडल के डेविएशन पढ़ने वाले थे आज। तो मेंडल के डेविएशन पढ़ने से पहले मैं आपको डाई हाइब्रिड जीन का क्रॉस बताता हूँ। क्या बताता हूँ? डाई हाइब्रिड जीन का क्रॉस। मोनो हाइब्रिड जीन का क्रॉस अपन ने पढ़ लिया, अरे पढ़ लिया ना। तो डाई हाइब्रिड में क्या अंतर है और मोनो हाइब्रिड में क्या अंतर है बताओ भाई। मोनो हाइब्रिड में एक करेक्टर को काउंट करता हूं मैं, बताया था मैंने। मेंडल ने टोटल कितने करेक्टर लिए थे? 7 पेयर। 7 मत बोलो, 7 पेयर। कितने? 7 पेयर, ठीक है। ऐसे अगर अपन नॉर्मली बात करेंगे तो 14, कितने? 14, 14। तो जब मेंडल एक करेक्टर की बात कर रहा था तो बाकी करेक्टर को उसने क्या रखा था? कांस्टेंट माना था। क्या माना था? कांस्टेंट माना था, स्थिर माना था कि इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव तो पड़ता होगा बट वो उनको देख नहीं रहा था उनकी, और उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए। अब डाई हाइब्रिड में क्या होता है? मेंडल ने ये देखा कि यार जो एक करेक्टर मेरा जीन के थ्रू जा रहा है, ऐसे उसी जीन के थ्रू और भी करेक्टर जा रहे हैं। मतलब कि सपोज करो कि सीड का कलर है, सीड का कलर येलो है, तो उसके साथ साथ सीड की शेप भी डिसाइड हो रही है। यानी एक जीन से मेरे 2 करेक्टर भी गवर्न हो रहे हैं। यानी उसमें कुछ जीन ऐसी भी हैं जो एक करेक्टर के साथ साथ दूसरे करेक्टर को भी कोड कर रही है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि कोई मेरे पास मटर का बीज है, तो दिखने में येलो डोमिनेंट करेक्टर है और उसकी शेप भी कैसी है? राउंड। कौन सी? राउंड। दोनों डोमिनेंट करेक्टर हुए। उसका जस्ट उल्टा रेसेसिव क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का बीज यानी सीड, और रिंकल्ड क्या हो जाएगा उसका? आकार, शेप। बात समझ में आ गई? तो यानी बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे अपन 2 जीन का। क्या पढ़ रहे थे भाई? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। 2 जीन की वंशागति। किसकी बात कर रहा हूं मैं भाई? 2 जीन की वंशागति। हेडिंग लिख लो भाई, ये 2 जीन की वंशागति। 2 जीन की वंशागति, ठीक है। 2 जीन की वंशागति में यानी मेंडल क्या कर रहा है? 2 एक्सपेरिमेंट, अरे 2 चीजें एक साथ लेके चल रहा है। यानी 2 कैरेक्टर्स आर कम्स टुगेदर। यानी 2 कैरेक्टर एक साथ आ रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं भाई? एक्सप्रेस। सुपरफास्ट एक्सप्रेस नहीं है ये। एक्सप्रेस का मतलब प्रदर्शित होना, दिखाई देना, ठीक है। एक तरह से दिखाई देना, एक्सप्रेस, ठीक है। तो 2 करेक्टर भी मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको। एग्जांपल एग्जांपल क्या हो जाएगा? येलो कलर सीड विद राउंड शेप। इसका मतलब विद है भाई। ये सी के ऊपर मैंने वो लगाया ना कॉलन, इसका मतलब क्या है? विद, ठीक है। एग्जाम्पल समझ आ गया? इसका ये कौन सा है? डोमिनेंट करेक्टर है। कौन सा करेक्टर है भाई? डोमिनेंट करेक्टर है, प्रभावी, ठीक है। जस्ट उल्टा अगर इसका लिख दूं तो क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा क्या? अरे जस्ट उल्टा रिसेसिव हो जाएगा। कौन सा? ग्रीन कलर का सीड, ठीक है भाई। ग्रीन कलर सीड विद रिंकल्ड शेप, विद रिंकल्ड शेप। ये कौन सा करेक्टर है मेरे पास? रिसेसिव करेक्टर, अप्रभावी करेक्टर है। ये मेरे पास प्रभावी है और दूसरा अप्रभावी है। ये मेरे पास अप्रभावी। यानी अगर सीधी सीधी बात करूं तो अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? 2 करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन यहां पर? 2 करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं। स्टडी ऑफ 2 करेक्टर, स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 गुणों की अपन यहां पर क्या कर रहे हैं? 2 गुणों का अध्ययन कर रहे हैं भाई। ठीक है, अरे समझ आया क्या इतना?
अब देखो, होता क्या है, मैं आपको अंतर बताता हूँ। एक तरफ लिखता हूँ मोनोहाइब्रिड, क्या लिखता हूँ, मोनोहाइब्रिड, और दूसरी तरफ लिखता हूं मैं डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड यानी दो जीन इसमें आ रही है। अरे कितनी आ रही है भाई, टू करेक्टर्स और दो करेक्टर यानी, अरे टू करेक्टर यानी टू जीन, और इधर वन करेक्टर वन जीन। ठीक है, तो देखो इधर मेरा फिनोटाइप रेशियो क्या आया था भाई, फिनोटाइप कितना आया था, 3:1 आया था। अरे 3:1 आया था, सबको पता है 3:1। जीनोटाइप कितना आया था, जीनोटाइप रेशियो कितना आया था, 1:2:1। अरे यही आया था क्या। तो देखो इधर क्या आएगा, इसका जस्ट डबल हो जाए। अरे जस्ट डबल कर दूं क्या, तो जस्ट डबल करने के लिए आप देखो ऐसे करो, 3:1, 3:1 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके इसका रेशियो यहां लिख दो। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 9:3। अब इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना आ जाएगा, 3। 1 × 1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अरे फिनोटाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, फिनोटाइप। कितने जीन का, अरे कितने जीन का फिनोटाइप है ये, दो जीन का। कितने का, दो जीन का फिनोटाइप है। समझ आ गई बात। अब आप जीनोटाइप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप के लिए मैं कुछ बता रहा था आपको, जैसे आप याद करते हो, किसी ने याद कर रखा होगा, मेरे को याद नहीं रहता, इतनी बुद्धि भगवान ने नहीं दी, याद करने लायक नहीं दी। ठीक है, अब अपन याद नहीं करेंगे उसको, यहाँ कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, आपको पता है एक जीन का जीनोटाइप इतना होता है, तो दो जीन का इसका डबल होगा, यानी मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 1:2:1, ये तो रहा एक जीन का। अब मैं ले लेता हूं दूसरी जीन का, 1:2:1। अब मल्टीप्लाई करो आप, सबसे पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको इन तीनों से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1:2:1। ठीक है, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इन तीनों से, कितना आ जाएगा भाई, 2:4:2। जस्ट अब 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन कितना आ जाएगा, 1:2:1। अरे याद करने की जरूरत हुई क्या, आप जिसको आज तक रटते थे अब उसको रटना। ये इसका क्या है भाई, जीनोटाइप रेशियो। क्या है, जीनोटाइप रेशियो। यही होता है क्या, या कुछ अलग होता है, यही होता है। अब इतनी संख्या इतनी बड़ी याद क्यों रखना, गुना करके देख लो फटाफट, 10 सेकंड लगेंगे आंसर आने में। समझ आ गया भाई। अरे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड के दोनों करेक्टर समझ आ गए, रेशियो समझ आ गए, फिनोटाइप और जीनोटाइप। पिछली स्लाइड लिखनी है किसी को, या लिख लिया था, ये नोट करो फटाफट। लिख लिया क्या भाई सभी ने, अरे लिख लिया क्या, नोट कर लिया।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब पढ़ेंगे अपन क्या, मेंडल के डेविएशन। क्या पढ़ेंगे भाई, मेंडल के डेविएशन। डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म, ठीक है। यानी कुछ मेरे पास इंसिडेंट ऐसे भी हैं जो मेंडल्स के लॉज को फॉलो नहीं करते। अरे डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है एक तरह से भटक जाना। जैसे कोई पाथ है, डेविएट हो जाना। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये मेरा सीधा रोड है, मैं ऐसे ना जाके एक साइड में टर्न ले लूँ, मतलब मैं उस पाथ से क्या हो गया, डेविएट हो गया। अरे क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो मेंडल ने कुछ लॉ दिए थे, मेंडल ने क्या दिए थे, कुछ लॉ दिए थे। मेंडल कुछ लॉ दे के अपना काम करके चला गया। उसके बाद लोगों ने देखा कि यार कुछ इंसिडेंट या कुछ करेक्टर्स ऐसे भी हैं जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। उनको अपन या तो मेंडल के विचलन कह सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो मोनोहाइब्रिड के डेविएशन। तो सारे के सारे कौन से क्रॉस हैं, मोनोहाइब्रिड के क्रॉस हैं। कौन से हैं सारे के सारे भाई, मोनोहाइब्रिड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेविएशंस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ डेविएशंस हैं। किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या है, कुछ डेविएशंस हैं। जैसे आपको मैंने कल बताया था, कितनी डेविएशंस थी टोटल, अरे 4 डेविएशंस थी क्या, कितनी थी टोटल, 4। सबसे पहले अपन क्या लिखोगे, इसकी डेफिनेशन बताओ मुझे। तो इसकी डेफिनेशन अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, द करेक्टर्स डू नॉट फॉलो, या फिर इसको एक वर्ड में लिखूं तो ओबे। क्या बोलते हैं इसको, ओबे। डू नॉट ओबे द मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। यानी मेंडल के जो इनहेरिटेंस के नियम थे उनको फॉलो नहीं करते, उनको अपन क्या कहते हैं, मेंडेलियन डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे लक्षण जो ये मेंडल्स के रूल को फॉलो नहीं करते। कौन कौन है इसमें, अरे कल मैं बता रहा था, बताओ भाई, बोलते जाओ, वन बाई वन बोलते जाओ। सबसे पहला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कौन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा, कोडोमिनेंस। तीसरा, प्लियोट्रोपी। तीसरा क्या है मेरे पास, प्लियोट्रोपी। चौथा, मल्टीपल एलील्स। क्या, मल्टीपल एलील। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हिंदी में बोलते हैं भाई अपूर्ण प्रभाविता। क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। कोडोमिनेंस को बोलते हैं सह प्रभाविता। क्या बोलते हैं भाई कोडोमिनेंस को, सह प्रभाविता। पेलियोट्रोपी को बोलते हैं बहु प्रभाविता। क्या बोलते हैं, बहु प्रभाविता। और इसको बोलते हैं बहु अलील। ये 4 मेरे पास ऐसे कुछ करेक्टर्स हैं या फिर ऐसे इंसिडेंट मान लो जो मेंडल्स के नियम्स को फॉलो नहीं करते। क्या, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन अलग चीज है, ठीक है। वो किसका एक्सेप्शन है, इनका, मेंडलिज्म का।
मैं उसमें थोड़ा सा अलग बताऊंगा। जब आप क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ोगे उसमें ये आते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, दो वर्ड आते हैं, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। तो जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या पढ़ाऊंगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके समझ आ जाएगा ना तो क्रोमोसोमल थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। फिर लिंकेज उस दिन पूछूंगा मैं कि यहाँ से कोई कनेक्शन है या नहीं है, थोड़ा सा है वो बताऊंगा, ठीक है। लिंकेज थोड़ा आगे का पार्ट है, अभी अपने को ये पढ़ना है बेसिकली। लिख लिया क्या सभी ने? आगे चले। अब देखो वन बाई वन हम एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था कि इनमें आते आते जो मेंडल्स ने क्या कहा था, करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर बट डू नॉट ब्लेंड। करेक्टर मिक्स नहीं होते, बट यहां तक आते आते मैं क्या पढ़ने लग गया? करेक्टर आर ब्लेंड। करेक्टर क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। यानी यहां पर अब कौन सी लाइन लिखेंगे अपन? करेक्टर्स आर कम्स टुगेदर, करेक्टर एक साथ आते हैं, एंड ब्लेंड्स यानी मिक्स भी होते हैं। और मिक्स होते हैं तभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर पहली लाइन क्या लिखोगे? कैरेक्टर्स आर, कैरेक्टर्स आर comes together, comes together and blending। और क्या हो रहे हैं? ब्लेंडिंग का मतलब क्या है भाई? मिक्सिंग। ब्लेंडिंग वर्ड का मतलब क्या है? मिक्सिंग। करेक्टर क्या होने लग गए मेरे? मिक्स होने लग गए। करेक्टर एक साथ आ रहे हैं और क्या होने लग गए? मिक्स। तो मिक्स हो रहे हैं तो आपको पता है कि एफ1 प्रोजेनी, जब करेक्टर मिक्स हो गए तो एफ1 प्रोजेनी किसी से मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका एफ1 प्रोजेनी जो रहेगा यानी एफ1 जनरेशन, क्या? F1 PD, F1 जनरेशन do not resemble, do not resemble with their पेरेंट। वो अपने जनकों से मिलता जुलता नहीं रहेगा। हिंदी वाले लिख लो भाई इसको। हिंदी वाले लिखू क्या बोर्ड पे? चलो लिख देता हूं। F1 PD की संतति, F1 PD की संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती नहीं होगी। अरे बात समझ में आ गई क्या? यानी उनसे मैच नहीं खाएगी, ठीक है। हिंदी में कुछ मिलना जुलना ही बोलते, मिलना, ठीक है। तो यानी उनसे मैच नहीं करेगी। अब जब मैच नहीं कर रही तो कोई नया करेक्टर आएगा। अरे मैच नहीं करेगी तो क्या आएगा? नया करेक्टर आएगा। यानी F1 जनरेशन में मुझे नया करेक्टर देखने को मिलेगा। यानी F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा मेरे पास? कोई न्यू करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? न्यू करेक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल में आपको बताया था क्या? अरे एग्जाम्पल क्या है इसका? इसको जो फॉलो करते हैं वो कौन है? डग फ्लावर। कौन है भाई? डग फ्लावर। या फिर इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन फ्लावर किस स्पीसीज का होता है ये? किस स्पीसीज का होता है? एंटीरिनम स्पीसीज का। किसका होता है? एंटीरिनम स्पीसीज का। एंटीरिनम स्पीसीज, एंटीरिनम स्पीसीज का ये
प्लांट होता है जो इस नियम को फॉलो करता है। किसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। किसको फॉलो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो, अरे लिख लेना भाई, पहले समझ लिया करो, लिख तो लेना, टाइम देता हूं मैं लिखने के लिए। ठीक है, पहले देख लिया करो क्या चल रहा है, नहीं तो नोट डाउन करने में रहती है बुद्धि। ठीक है, अब देखो, स्नैपड्रैगन के पास दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक होता है मेरा कैपिटल आर आर, जिसको बोलता हूं मैं रेड। चलो मैं रेड कलर ही ले लेता हूं, रेड, कैपिटल आर आर। ये मेरा कैसा फ्लावर है? रेड फ्लावर है। कैसा है भाई? रेड फ्लावर। इस रेड फ्लावर को मैं क्रॉस करता हूं किसके साथ? व्हाइट के साथ। अब व्हाइट तो दिखेगा नहीं इस पे। ठीक है भाई, तो व्हाइट को ले रहे हैं अपन ब्लू से। किससे ले रहे हैं? ब्लू से। ये कौन सा फ्लावर है मेरा? व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। ये डोमिनेंट करेक्टर है और वो मेरा रेसेसिव है। ये मेरा जो रेड है वो कौन सा है? डोमिनेंट करेक्टर है। कौन सा है भाई? डोमिनेंट। और ये जो व्हाइट है वो कौन सा है? रेसेसिव है। कौन सा है? रेसेसिव। ठीक है, दोनों को क्रॉस किया, तो दोनों को क्रॉस करने के बाद मेरे पास क्या बना? ऐसा कुछ बना, और इसको बोलता हूं मैं पिंक। सबका फेवरेट कलर, फेवरेट कलर किस किस का नहीं है? ऑलमोस्ट सबका ही होता है यार। नहीं है, कोई बात नहीं, ये पिंक बना। ये क्या है मेरे पास? F1 जनरेशन है। क्या है? F1 जनरेशन। ठीक है, यानी F1 जो मेरी प्रोजेनी बनी वो कैसी बनी? पिंक। भाई पेरेंट था रेड और वाइट और बन गया पिंक। वही वाली बात हो गई, लाल पीला मिलाया और हरा निकल आया। ठीक है, ऐसे अपन ने रेड और व्हाइट को मिक्स किया और पिंक आ गया। अब ये क्या है मेरे पास? न्यू करेक्टर है। क्या है मेरे पास? न्यू करेक्टर। अब मैं इस F1 की अगर सेल्फिंग कराऊं, क्या कराऊं? सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है R1 के इसमें और भी प्लांट बने होंगे और भी फ्लावर बने होंगे, उनको आपस में क्या कराऊं? क्रॉस कराऊं, सेल्फिंग कराऊं उनकी। तो मैं जब R और R की सेल्फिंग कराऊंगा, ये लो यहां पे मैं इनकी सेल्फिंग कराऊंगा, तो मेरे पास कौन कौन से रिजल्ट बनेंगे? एक तो मेरे पास रिजल्ट बनेगा ये रेड बनेगा। क्या भाई? अरे बिल्कुल बनेगा। क्या? अभी क्रॉस करके बताते हैं आपको, देखो अभी आपको क्रॉस करके बताते हैं। ये आर और ये आर, इसकी अपने को सेल्फिंग करनी है किसके साथ? आर आर के साथ। ये और ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्मॉल आर, स्मॉल आर को स्मॉल आर से करोगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। बन गए क्या? अरे बात समझ में आ गई कैसे बने? तो एक तो आ गया मेरा रेड, क्या आ गया? रेड। और दो आ गए मेरे पास पिंक, ये आ गए लो भाई पिंक। और एक आ गया व्हाइट। कौन सा आ गया? व्हाइट। व्हाइट आ गया। और ये दो मेरे पास कैसे हैं? पिंक है भाई। समझ आई? अब मुझे बताओ, इसका जीनोटाइप फिनोटाइप में कुछ अंतर दिख रहा है क्या? कोई अंतर नहीं है। क्या रहेगा इसका? जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा और फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? बताओ भाई मुझे। जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा और फिनोटाइप क्या आएगा? 1:1, 1:1, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप सेम। ऐसा किस में होता है? टेस्ट क्रॉस। अरे टेस्ट क्रॉस कल ही तो पढ़ाया था यार, बड़ी जल्दी भूलते हो। आपको कुछ पता चल रहा है कि सर टेस्ट क्रॉस जैसी घटना यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इनका भी जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? जीनोटाइप फिनोटाइप सेम आ रहा है। यानी कुछ करेक्टर जो गायब हो रहे हैं पहली जनरेशन में, वो दूसरी जनरेशन में वापस भी आ रहे हैं। यानी मुझे ये तो पता चलता है कि कभी भी किसी करेक्टर का कंप्लीट लॉस नहीं होता। अरे कंप्लीट लॉस थोड़ी हुआ है। कंप्लीट लॉस होता तो नीचे कुछ और ही बन जाता। वापस से रेड मिल गया, वापस से व्हाइट मिल गया, पिंक तो था ही। तो यानी करेक्टर मेरे कभी भी कंप्लीट लॉस नहीं होते। ठीक है, तो इसको अपन जीनोटाइप फिनोटाइप लिखें तो क्या आएगा भाई? जीनोटाइप फिनोटाइप बताओ। देखो जीनोटाइप रेशियो आएगा इसका, जीनोटाइप आ गया एक तो ये 1:2:1,
फिनोटाइप क्या आएगा? वन बाई फोर रेशियो टू बाई फोर, वन बाई फोर। सिंप्लीफाई करोगे यही आ जाएगा, बट आपको दिखाना पड़ेगा कि चार में से एक रेड है, चार में से दो पिंक है और चार में से एक वाइट है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप लगभग आपका क्या आता है? बराबर आता है। क्या आता है भाई? बराबर। ठीक है, इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम आ रहे हैं। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की घटना है। किसकी घटना है ये? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की घटना है। आपको इसमें एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पहली लाइन, एफ1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स, या दोनों पेरेंट्स से किसी से मिलती जुलती नहीं रहेगी। एग्जाम में डायरेक्ट लाइन आ जाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चन आ सकता है। अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेस्पेक्ट में कौन सा कथन सत्य है, वहां पर मैं रेशियो लिख दूंगा, कुछ गलत रेशियो लिख दूंगा, डेफिनेशन गलत लिख दूंगा, फ्लोर के नाम गलत दे दूंगा। आपको ढूंढना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में कौन सही है। समझ आ गई के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके द्वारा शो होता है? फ्लावर का नाम याद रहेगा, डग, फ्लावर, स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम स्पीसीज, तीनों नाम याद रखने। किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशियो याद रखना है, कैसे बन रहा है ये चार्ट भी आपको याद रखना है। आगे की बात समझ में? अब लिख लो फटाफट। किसका? कोट कलर। कोट कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नहीं होता। मैं बताऊंगा कोट कलर कहाँ होता है, पेलियोट्रोपिक जीन में होता है, बिल्ली का कोट कलर। याद आया? इतने सारे एग्जाम्पल हैं, आप याद ही नहीं रख पाओगे, इसलिए लिमिटेड लिखाते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आपका ध्यान होना चाहिए सिलेक्शन लेने पे, ज्ञानी बनने पर नहीं। ज्ञानी बनना है बाद में। कल टेस्ट में, आज जहां तक पढ़ाऊंगा थोड़ा थोड़ा सा ही तो पढ़ा रहे, मुश्किल से 5 पन्ने पढ़ाए होंगे मैंने, या ज्यादा पढ़ा दिए? 5 ही पढ़ाए ना, हाँ तो 5 आ जाएंगे। बहुत ज्यादा हो गए, अरे सर कैसे पढ़ेंगे एक रात में? लिख लो भाई, थोड़ा स्पीड से लिखो। तुम यार नोट्स बड़े सुंदर बनाते हो भाई, ऐसे बढ़िया बढ़िया रजिस्टर लाते हो खरीद के। हम पढ़ते थे काली कॉपी आती थी ना, काली रफ करने वाली, उसमें नोट्स बना देते भाई साहब, मास्टर लिखा जा रहा था, खत्म। और वो भी चोरी हो जाती थी, वो भी चोरी हो जाती थी। ऐसे होता था, कल एग्जाम, कल टेस्ट है तो आज चोरी होगी, परसों वापस मिल जाएगी। एक रात पढ़ने के लिए चोरी होती थी। मैं कोटा कोचिंग करता था, मैं ऐसे ही करता था। मैं कोटा कोचिंग करता था, हाँ मैं 1 साल तैयारी करी मोशन से, मोशन कोचिंग है ना उससे। उसका एक टेस्ट होता है MTSC नाम से, मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसमें मेरे को 80% स्कॉलरशिप मिली थी, यानी 1,25,000 फीस थी। तो मेरी फीस लगी टोटल 12-13 हज़ार के आसपास, सारी फीस माफ़ हो गई। एक अकेला बंदा ही मैं था पूरे बैच में जिसकी इतनी फीस कम थी। तो वहाँ पर बैच सफलिंग होती थी, टेस्ट लगते थे, तो हम नोट्स तो बनाते नहीं थे। अब क्या करें, नोट्स तो कल टेस्ट है पढ़ना पड़ेगा। टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो घर मैसेज जाएगा, और नंबर कम आए तो घर वाले मॉड्यूल्स मिलते हैं, पर मॉड्यूल्स का कोई लेना देना नहीं है। मॉड्यूल्स तो ऐसे ही होते हैं, सबके कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे की, सब लोग, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा ही करते हैं लगभग। ठीक है, वो उस पैटर्न वाले। तो हम क्या करते थे भाई, अब लास्ट के लेक्चर में हमारे बीच में ब्रेक होता था, 2 लेक्चर के बाद ब्रेक होता, तो सब लोग कचौरे समोसे खाने चले जाते थे। हम फिराक में रहते थे किसकी नोटबुक चोरनी है। वो नोटबुक चोरने के बाद गायब। तो क्या दिक्कत है, उस नोटबुक के लिए कौन कैमरा दिखवाएगा? बोलेगा अगले दिन की छुट्टी है,
स्टाफ बोलेगा बेटा कल चेक करेंगे, तो पढ़ के तो रख देंगे हम अगले दिन, क्या दिक्कत है। अगर कोई तुम्हारे जैसा है तो सॉरी बोल देंगे एक बार, सॉरी काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे किया मैंने, ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने मेरे खुद के नोट्स नहीं बनाए, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि लास्ट टाइम पे किसके नोट्स पढ़ेंगे, चोरी करके किसी का दिल थोड़ी तोड़ सकते। लास्ट टाइम पे बहुत बड़ी, फिर समझ आ गया कि यार खुद के नोट्स होना बहुत जरूरी है। जब फुल सिलेबस का टेस्ट होता है ना, तब पता लगता है कि यार सारा मटेरियल अब मैं कहाँ से उठाऊं। तो उस टाइम पे लगता है कि खुद की लैंग्वेज में खुद के नोट्स लिखे होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खुद की लैंग्वेज कैसे समझ आनी है मुझे पता है। टीचर्स तो सबके लिए सेम लिखा रहा है, उसको आप सभी सेम कॉपी कर रहे हो, पर कुछ लोग क्या करते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं ये ऐसे होता है, तो वो उसको समझने में 15 सेकंड नहीं लगेंगे। अब हम किसी की कॉपी चोरेंगे तो पहले तो उसकी राइटिंग ही समझ नहीं आएगी, चल राइटिंग भी समझ आएगी तो लिखा क्या ये समझ नहीं आएगा, उसके बाद फिर 2 महीने चैप्टर को पढ़े हो गए फिर याद नहीं आएगा। इतना इतना लिखवाते ही बहुत ज़्यादा है, कंटेंट ही बहुत ज़्यादा होता है। हाँ लगभग ऐसा ही होता है। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, को डोमिनेंस। क्या पढ़ते हैं, को डोमिनेंस। को डोमिनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, सह प्रभाविता। आपने सुना होगा को एजुकेशन स्कूल, नाम सुना है, को एजुकेशन स्कूल, जहां पर गर्ल्स और बॉयज एक साथ पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं को एजुकेशन स्कूल। अरे नाम सुना है क्या सबने, शॉर्ट में बोल देते हैं को एड। को एड मतलब उसका मतलब होता है, पूरा नाम क्या होता है, को एजुकेशन, यानी दो चीज वहां पर एक साथ हो रही है, यानी मेल और फीमेल एक साथ पढ़ पा रहे हैं। कॉलेज ऐसे होते हैं महिला विश्वविद्यालय, उसमें महिला ही पढ़ेंगी। आज तक लड़कों के कॉलेज सुने, सुना कोई जिसमें सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, कौन सा कॉलेज है नाम बताओ। उसके सामने महारानी भी तो है, यूनिवर्सिटी तो एक ही है, क्लास ही तो अलग है, क्लास ही तो अलग है, कॉलेज तो एक ही है। अच्छा कॉलेज अलग अलग है, वाह। अरे भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो, तो ऐसे ये अलग नहीं होता भाई। अलग का मतलब होता है कि नाम ही अलग कर दिया, पूरा पोर्शन अलग कर दिया, वो तो आमने सामने। अरे बिल्डिंग मैंने भी देखी है, मेरे दोस्त पढ़ते हैं महाराजा में, महारानी में नहीं पढ़ते, महाराजा में पढ़ते, कोटा में। क्या बता, चलो मैंने नहीं सुना होगा, तुमने सुना है, एक्सपीरियंस है आप लोग, मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैंने अब तक वही देखा था। तो देखो सह प्रभाविता का मतलब होता है कोई भी करेक्टर, ठीक है। सह प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि दो करेक्टर या दो जीन, भाई मैं जैसे करेक्टर की बात करूंगा जीन की बात करूंगा, और जीन की बात करूंगा तो एलील की बात करूंगा। क्लियर है आपको, करेक्टर की बात बोलता हूं तो जीन, और जीन बोलता हूं तो एलील, तीनों चीज एक साथ चलेगी। तो कोई भी करेक्टर है, ठीक है, कोई भी करेक्टर कोई भी जीन अब अपने दो प्रभाव दिखा रही है। क्या दिखा रही है, दो प्रभाव दिखा रही है। फिर आप ऐसे मत मानो इसको, ऐसे मानो कि एक लक्षण के अंदर, मैंने आपको बताया एक करेक्टर के अंदर दो जीन होती है, अरे एक करेक्टर के अंदर दो जीन होती है, पेयर्ड में होती है। अब वो दोनों अपना प्रभाव दिखा रही है। सपोज करो किसी करेक्टर के अंदर दो जीन है, एक जीन ए एक जीन बी, तो ए भी अपना प्रभाव दिखाएगी और बी भी अपना प्रभाव दिखाएगी, उसको बोलता हूं मैं कोडोमिनेंस। क्या बोलता हूं, कोडोमिनेंस। बात समझ में आ गई क्या, यानी बोथ एलील आर एक्सप्रेस टुगेदर, दोनों एलील एक साथ अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं। कोई भी करेक्टर के अंदर दोनों एलील का या दोनों जीन का प्रभाव मिक्स है, उसको मैं क्या कहता हूं, कोडोमिनेंस कहता हूं। बात समझ में आ गई क्या। अब बताओ मुझे, कोडोमिनेंस का जो एबन प्रोजेनी रहेगा वो दोनों पेरेंट से मिलता जुलता रहेगा। आई बात समझ में, अरे आई या नहीं आई बात समझ में, आ गई ना। कोई भी करेक्टर एबन जनरेशन का जो अब करेक्टर आएगा वो किन दोनों से मिलता जुलता रहेगा, मेल एंड फीमेल, यानी उसके पेरेंट से, मदर और फादर से मिलता जुलता रहेगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था, किसी से नहीं मिल रहा था। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किसी एक से मिल रहा था। अरे आ रही है बात समझ में, मेंडल्स के लॉ में किसी एक से मिल रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में किसी से नहीं मिल रहा, अब कोडोमिनेंस में दोनों से ही मिल रहा है। समझ आ गई बात। ये कहानी जेनेटिक्स की धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर, बोथ
एलील्स आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर, दोनों एक साथ अपने आप को क्या कर रही है भाई, प्रदर्शित कर रही हैं। दोनों एलील मतलब एक मदर वाली और एक फादर वाली, दोनों पेरेंट वाली एलील, दोनों एलील अपना प्रभाव दिखाएंगी। ठीक है, दोनों एलील अपना प्रभाव दिखाएंगी भाई इसमें, तो दोनों एलील अपना प्रभाव दिखाएंगी। ठीक है, तो F1 प्रोजेनी किससे में मैच करता रहेगा मेरा, F1 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग resembles with both the parent, दोनों पेरेंट से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है भाई, F1 पीढ़ी की संतति, F1 पीढ़ी की संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती रहेगी। आई के बाद समझ में सभी के कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है। कोडोमिनेंस का मतलब एक ही होता है कि जो मेरी कोई भी एलील है वो अपना पूरी तरह प्रभाव दिखा पा रही है, यानी कोई भी गैमीट के अंदर दो एलील होती है, अरे गैमीट के अंदर दो एलील होती है, दोनों अपना प्रभाव दिखा रही हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ABO ब्लड ग्रुप। कौन है इसका एग्जाम्पल, ABO ब्लड ग्रुप। एग्जाम्पल है भाई इसका ABO ब्लड ग्रुप, ABO रक्त समूह। खोज किसने करी थी ABO ब्लड ग्रुप की, किसी को पता है क्या? किसी ने करी थी क्या? यस सर, सर करी तो थी बट हमें नहीं पता किसने करी। किसके ऊपर? रीसस मंकी। भैया रीसस मंकी के अंदर RH फैक्टर ढूंढते हैं। ऑप्शन दो, विलियम कार्ल कोरेंस एक नाम है साइंटिस्ट का, ठीक है, विलियम कार्ल लैंड स्टेनियर और विलियम हार्वे और आइंस्टीन ने मेंडल पढ़ रहे तो मेंडल, हाँ फर्स्ट बोला था, नहीं फर्स्ट भूल गए मैंने क्या ऑप्शन बोला था, विलियम कार्ल कोरेंस बोला था मैंने। कार्ल लैंडिनिस्टियर किसने करी थी, कार्ल लैंडिनिस्टियर। ह्यूमन एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है, कौन सा ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, कार्ल लैंड स्टेनियर। पिछले आपके लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 11th क्लास में जो चैप्टर है ना ब्लड एंड सर्कुलेशन पढ़ा दिया आपको सर ने, उसी से आया है कुछ। ठीक है, एबीओ रक्त समूह। अब एबीओ रक्त समूह के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर जो आरबीसी होती हैं, क्या होती है, आरबीसी होती है। अरे आप सबको पता है ब्लड के अंदर क्या होती है, आरबीसी। उस आरबीसी की सरफेस पर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर। तो उस आरबीसी की सरफेस पर, ठीक है मैं लिख रहा हूं भाई, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। कोई शुद्ध हिंदी में लिखना चाहे तो, लाल रक्त कोशिकाओं की परत पर शर्करा बहुलक प्रेजेंट होते हैं, शर्करा बहुलक उपस्थित होते हैं। भाई हिंदी बोलना हालांकि अच्छा है, अपनी मातृभाषा है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। बोलूँ क्या हिंदी में जिसको लिखना है, बोलूँ क्या, या फिर ऐसे ही ठीक है, समझ आ जाएगा, चलो बढ़िया। ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, शुगर पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। लिख लिए सभी ने, आगे बढ़े।
चलो आप इसको बाद में नोट कर ला, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखो अब एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, एबीओ ब्लड ग्रुप की एक जीन होती है जिसको बोलते हैं अपन आई जीन। क्या बोलते हैं? आई जीन। यानी एबीओ ब्लड ग्रुप को कोड करने वाली जो जीन होती है, एबीओ ब्लड ग्रुप को जो कोड करती है वो कौन सी जीन होती है? आई जीन होती है। कौन सी होती है भाई? आई जीन। और इस आई जीन की 3 एलील्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3 एलील होती हैं। इस आई जीन की कितनी एलील होती हैं? 3 एलील्स होती हैं। इस आई जीन की 3 एलील होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो बताता हूं। इस आई जीन की 3 एलील होती है मेरे पास। उन एलील्स का नाम होता है आई ए, आई बी और सिर्फ आई। ठीक है, बात समझ में आ गई? आई ए किसी शुगर का फॉर्मेशन करती है, आई बी किसी शुगर का फॉर्मेशन करती है, और आई है वो किसी भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं करती। नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये किसी भी प्रकार की शर्करा नहीं बनाती। ये भाई किसी भी प्रकार की शुगर का फॉर्मेशन नहीं करती है। आपको पता लगा एबीओ ब्लड ग्रुप मेरी 3 एलील्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, और उसकी जीन कौन सी है? आई जीन है। कौन सी जीन है? आई जीन। अभी देखो आप इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना बाद में, पहले इसका जीनोटाइप फिनोटाइप कैलकुलेट करते हैं। आओ देखो जीनोटाइप फिनोटाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 जीन है मेरे पास। क्या है? 3। तो तीनों जीन में लिख देता हूं, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करता हूं किसके साथ? सेम ऐसे लिख दूं और आई। तो मेरे पास क्या बन जाएगा इधर? ए, आई ए, आई ए आएगा इधर, आई ए, आई ए। ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया? ए। इधर आई बी इंटू आई बी क्या बन गया मेरे पास? बी। इधर कौन सा बना? आई इंटू आई क्या बना मेरे पास? ओ। कौन सा बना? ओ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो आगे। ठीक है, ये आपने करके देख लिया। अब करते हैं अपन आई ए। आई ए को मैं गुना करता हूं किससे? आई बी से। किससे करता हूं? आई बी से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? आई ए, आई बी, यानी क्या बन जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बन गया? ए बी। अब मैं आई बी को इधर रखता हूं, आई ए को इधर रखता हूं, तो आई बी इंटू आई ए मेरे पास क्या बना? ए बी ब्लड ग्रुप बना। क्या बना? ए बी ब्लड ग्रुप बना। अरे दिख रहा है भाई सभी को? बात समझ में आ रही है? कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा? देख लो एक बार, सही चल रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, आई बी मल्टीप्लाई करके ए बी ब्लड ग्रुप बना, आई बी आई ए मल्टीप्लाई करके मेरे पास ए बी ब्लड ग्रुप बना। अब मैं आई ए को आई के साथ और आई बी को आई के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे और ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। देखो आई ए मल्टीप्लाई आई और आई बी मल्टीप्लाई आई क्या बना मेरे पास? आई ए आई बी आई। यहां से बना मेरा ए ब्लड ग्रुप, यहां से बना बी ब्लड ग्रुप। अरे समझ आ गई की बात? ये मेरे पास ऐसे मानो, आप इनको फॉलो कैसे करोगे? ऊपर जो लिखा है ये लिखा है पेरेंट ए, ठीक है, पेरेंट ए, और ये है मेरा पेरेंट बी। यानी गैमेट के अंदर एलील्स मान लो। पेरेंट ए का मतलब मैं समझ रहा हूँ, पेरेंट का मतलब एलील्स है उसके अंदर। कौन सी? एलील्स की बात कर रहा हूं मैं। चलो आप इसको ऐसे ही लिखो, एलील्स ही लिखो, पेरेंट मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे। एलील लिख लो, एलील ए और एलील बी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके अपने को ये मिला। अब आप इधर देखो भाई, जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखो अपन। इसका क्या लिखे? जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप क्या आ रहा है? तो इसका कितना आ रहा है? 6। कैसे कैलकुलेट करा, कैसे देखा? सर यहां से गिन के देख लिया। ठीक है, अगर मैं आपको दूसरी जीन दे दूं जिसके अंदर 4 एलील प्रेजेंट है, तो आप कैलकुलेट कर दोगे क्या? सर नहीं करेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने सारे बना के देखेंगे तब तक तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का n/2 n+1। ये किसका होता है? जीनोटाइप कैलकुलेट करने का। किसका होता है? जीनोटाइप कैलकुलेट करने का। तो जीनोटाइप करो कैलकुलेट।
कितनी एलील है? 3 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 1 कितना आ गया? ये हो जाएगा 4, इसको काट देंगे 2 यानी 6 आ गया क्या? अरे 6 जीनोटाइप आ गए। कितने आ गए? 6 जीनोटाइप। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों बराबर है भाई, एक जैसे हैं दोनों, जीनोटाइप एक जैसे हैं दोनों, ठीक है, एक जैसे। तो कितने हो गए टोटल मेरे पास? 6 जीनोटाइप हो गए। अरे समझ में आ गई बात? क्या हो गए? 6 जीनोटाइप। अब मैं बात करूं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या आ जाएगा मेरा? 4। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है मेरा n+1। क्या होता है? n+1। n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ एलील्स। कितने हो गई? 4। 4 कौन कौन से हुए? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। 4 हो गए, और तो बाकी तो सेम है सब। यानी 4 प्रकार के मेरे पास क्या हो गए? फिनोटाइप। क्या हो गए? फिनोटाइप। एन क्या है यहाँ पर? एन क्या है? नंबर ऑफ एलील है। क्या है भाई? नंबर ऑफ एलील, एलीलों की संख्या, एलीलों की संख्या। फॉर्मूला पता लगा कैलकुलेट करने का? सर अब कितनी भी एलील मुझे दे दो, मैं तुरंत कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। जीनोटाइप पूछूंगा तो फॉर्मूला लगाना n/2 n+1, फिनोटाइप पूछना है तो n+1, उतना मेरे पास फिनोटाइप आ जाएगा। n/2 n+1 लगाऊंगा तो मेरे पास जीनोटाइप आ जाएगा। अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? ये आ गया समझ में अच्छे से? लिख लो फटाफट इसको। पिछली स्लाइड वाले लिख लिया था कि सबने? हाँ भाई कौन है वाले भैया, लिख लिया क्या? बड़ा फास्ट लिखता है यार तू तो। अरे लिख लिया क्या भाई? लिख लिया? आगे बढ़े। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब मेरे पास दो टॉपिक और रह गए यहाँ पे, एक रह गया पेलियोट्रोपिक जीन और एक रह गया मल्टीपल एलील। ठीक है, पेलियोट्रोपिक, इसको बोलते हैं पेलियोट्रोपी, और इधर लिखता हूं मैं आपका मल्टीपल एलील। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। टाइम हो गया, थोड़ी देर रुक जाओ, 5 मिनट। ये कौन था भाई? टाइम हो गया, भूख लगी है? बताओ तो सही, भूख लगी है क्या? अच्छा, इंटरमीडिएट, आप मीडिएटर बन गए हैं, वही वाली बात हो गई। मैं मंत्र पढ़ता हूं, तुम ठीक है।
तो देखो पेलियोट्रॉपी क्या होता है? पेलियोट्रॉपी का मतलब आप हिंदी में क्या समझते हो इसको? बहु प्रभाविता। अरे क्या बात है भाई, बोल दो मैं भी सुन लूं। क्या बोल रहे हो? अच्छा, अरे वाह। हाँ, दोस्ती यही तो होती है, दोस्ती यही होती है। तो देखो यहां पर क्या रहेगा, आपकी जीन रहेगी एक, वन जीन। क्या रहेगी? वन जीन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। यानी आपकी एक जीन, अरे ध्यान से सुनो भाई, एक जीन आपकी एक से ज्यादा करेक्टर को क्या करेगी? कोड करेगी। क्या करेगी? कोड। एक जीन एक से ज्यादा करेक्टर को कोड करेगी तो क्या रहेगी मेरे पास? पेलियोट्रोपिक जीन। क्या रहेगी? पेलियोट्रोपिक जीन। इसका जस्ट उल्टा इधर लिख दूं मैं, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? यहां पर क्या रहेंगी? बहुत सारी जीन मिलके एक करेक्टर को कोड करेंगी। यहां पर मल्टीपल एलीज का मतलब है आपके पास मल्टीपल जीन रहेंगी, ठीक है, मल्टीपल जीन्स, ठीक है, या फिर मोर देन वन एलील गवर्न सिंगल करेक्टर। यानी वो किसको कोड करेंगे? सिर्फ सिंगल करेक्टर को, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको बहु अलील। अरे कुछ पता चला क्या इसमें और उसमें अंतर पता चल गया? सर यहाँ पर एक जीन एक से ज्यादा प्रभाव दिखा रही है, यहाँ पर सर बहुत सारी जीन मिलके सिर्फ एक प्रभाव दिखा रही है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी जीन मिलके एक प्रभाव दिखा रही है, यहाँ पर एक जीन मिलके कई सारे प्रभाव दिखा रही है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इनके? एग्जाम्पल बताओ भाई मुझे, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा स्टार्च सिंथेसिस। क्या पढ़ा होगा? स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। किसमें? मटर के पौधे में, ठीक है भाई, पी प्लांट। कौन कौन से करेक्टर रहते हैं उन करेक्टर का नाम लिख देता हूं। जो इसमें एक रहती है बी जीन, क्या नाम है उसका? बी जीन। वो बी जीन आपको बताती है ग्रेन का साइज, यानी जो दाना बनता है ना, दाना, उसका साइज बताती है। साइज यानी होता है भाई आकार, आकार यानी वो राउंड है या रिंकल्ड है, ठीक है। और एक बताते हैं आपको ग्रेन का शेप, कि वो सॉरी साइज में आएगा लार्ज या स्मॉल, लार्ज और स्मॉल, और शेप में आएगा आपका राउंड और रिंकल्ड। इधर आ जाएगा क्या आपका? लार्ज और स्मॉल, और शेप में क्या आ जाएगा? राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। और एक और एग्जांपल इसका फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या होता है भाई? फिनाइल कीटोन यूरिया। ये दो एग्जांपल हैं इसके, स्टार्च सिंथेसिस और फिनाइल कीटोन यूरिया। इधर देखो, इधर मेरे पास क्या है? इधर मेरे पास एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर। क्या है मेरे पास? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, मानव की हाइट, और पॉपुलेशन स्टडीज। तीन एग्जांपल मेरे पास इधर है। पॉपुलेशन स्टडीज, समष्टि अध्ययन, हिंदी में बोलते हैं पॉपुलेशन स्टडीज को समष्टि अध्ययन। अरे बात समझ में आ गई क्या? दोनों में अंतर पता चल गया? अंतर पता लग गया ना? सर पेलियोट्रोपी ये होता है, इसके एग्जाम्पल याद रखने। सर मल्टीपल एलिज ये होता है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। इतना ही याद रखना है, इसके ज्यादा याद नहीं रखना है,
ठीक है, इसको एक बार मैं मॉडिफाई करके बताता हूँ, जो आपको ग्रेन पढ़ा रहा हूँ मैं। ग्रेन देखो, इसमें जो बी जीन है वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। एक रहता है मेरे पास कैपिटल बी, एक रहता है कैपिटल बी स्मॉल बी, एक रहता है स्मॉल बी। ये मेरे पास बनाती है लार्ज साइज का ग्रेन। कैसा बनाती है? लार्ज साइज ग्रेन बनाती है ये, ठीक है। और ये बनाती है मेरे पास इंटरमीडिएट। कैसा बनाती है? इंटरमीडिएट, बीच वाला। और ये बनाती है स्मॉल। कौन सा बनाती है? स्मॉल। ये हुआ एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर देखो, ये दोनों होते हैं राउंड। कैसे होते हैं? राउंड। और ये होता है अपना रिंकल्ड। क्या सा होता है? रिंकल्ड। अरे कुछ समझ आया क्या? समझ आया नहीं आया? आ गया क्या? मेरे पास 3 प्रकार के ग्रेन बनते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं मटर का मंड संश्लेषण, स्टार्ट सिंथेसिस इन पी प्लांट। मटर का मंड संश्लेषण, ठीक है। उसमें 3 प्रकार के ग्रेन बनते हैं मेरे पास, जिसके अंदर कैपिटल बी जीन जाती है। वो लार्ज साइज का दाना बनाता है, ठीक है। और उसका साइज भी कैसा रहता है? गोल। आकार कैसा रहता है? गोल, ठीक है। इंटरमीडिएट बनता है बीच वाला, वो भी कैसा रहता है? राउंड। एक तो ये करेक्टर हो गया, एक ये करेक्टर हो गया। आपको पता चला जीन एक ही है बी, और वो करेक्टर 2 बना रही है, एक साइज और एक शेप। समझ आ गई बात? और पेलियोट्रोपिक में क्या, सॉरी मल्टीपल एलीज में क्या हो जाएगा सर? जीन रहेंगी बहुत सारी, करेक्टर रहेगा एक। जैसे आप खुद देखते हो ह्यूमन स्किन कलर, अपने यहाँ स्किन के कलर कैसे कैसे दिखाई देते हैं। आप नाइजीरिया साइड जाइए, वेस्ट इंडीज साइड जाइए, टोटल ब्लैक। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रसिया एकदम वाइट। अपने इंडिया में सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वैरायटी के इंसान मिल जाएंगे। होता है? तो अपना इंडिया ही उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। किसके लिए? मल्टीपल एलिज्म के लिए, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म के लिए, ठीक है कि भाई? अरे सबको समझ आ गया? यहाँ तक कल आपका टेस्ट में आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड। अच्छे से पढ़ गए हैं। क्वेश्चन मैंने बढ़िया बढ़िया डाले हैं पेपर में, पहले ही बता रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं। जो पढ़ के जाएगा उसके पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ कंसेप्चुअल, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जो पढ़ाया है ना उसको पढ़। इसके बैक करूँ? लो भाई, कैसे क्वेश्चन? न्यूमेरिकल, ऐसे बोलो सीधे सीधे न्यूमेरिकल। अभी पढ़ाया है खाए न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, अभी आएगा। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। नीट, नीट की तैयारी करिए क्या? नीट की तैयारी, नीट की तैयारी करिए। हाँ, फिर तो आपको आना चाहिए जेनेटिक्स। डोंट वरी, ऐसे न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, आपके काम के नहीं है वो। लैब असिस्टेंट में नहीं आते, ईमानदारी बता रहा हूँ, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट में नहीं आते न्यूमेरिकल। जैसे न्यूमेरिकल आप सोच रहे हो ना, 50% कलर ब्लाइंड, सर बच्चे कैसे होंगे, कितने में पेडिग्री एनालिसिस होगा, चार्ट वार्ट पढ़ा सकते हैं, बट वो तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ, पेडिग्री एनालिसिस आता है आगे जाके, कोई चीज़ वंश में कैसे चलती आ रही है, सेक्स लिंक और रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट, वो सब बाद की बात है। अभी आप यहाँ तक पढ़ के आओगे, कल टेस्ट दोगे, ठीक है? ठीक है कि भाई? जो टेस्ट में बायो के पूरे में से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मतलब 25 क्वेश्चन आते बायो के शायद, 25 में से 25 या फिर जिसके 24 या 25 सही रहेंगे उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है भाई? हाँ, आगे करूं? ठीक है भाई, पहले बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है इस बात का। तो कोशिश करना जेनेटिक्स अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि आपके लैब असिस्टेंट में काफ़ी क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है भाई? मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।